at that time. Anyway, let's ask नासिर साहब. नासिर साहब बड़े दिनों के बाद हमारे साथ हैं. नासिर हुसैन साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार. बड़े दिनों के बाद सर. नासिर साहब क्या हाल है? हमने सोचा हमसे नाराज हो गए आप, पता नहीं आजकल आते नहीं है, क्या बात है, या बहुत बिजी हो गए लगे जरा है. सो सर पहले let's address what is called the elephant in the room. मतलब कमरे में जो हाथी है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे. राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बड़ी रैली होने वाली वगैरह. इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के अब तक जो भी खुलासा हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, आपका क्या विश्लेषण है, और इसमें आगे चलकर क्या विपक्ष जो है यानी गैर भारतीय जनता पार्टी जितनी हैं, क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगी, और क्या ये चुनावी मुद्दा इससे चुनाव प्रभावित होगा? नासिर साहब बताएं प्लीज. तो शुक्रिया बजाज भाई, बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया. जी. ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सिक्योरिटी का मुद्दा है. ये देश का सदी का सबसे बड़ा स्कीम है, सबसे बड़ा घोटाला है इस सदी. आप अंदाजा लगाइए कितने 100 करोड़ इस पार्टी को जा रहा है. कोई साथी मुझसे अभी आपके ही किसी चैनल पे अभी मैं सुन रहा था, वो कहते हैं इलेक्टोरल बोर्ड से कांग्रेस को भी चंदा मिलता है तो दूसरे पार्टियों को भी चंदा मिलता है. पर कांग्रेस के पास देने को लिए आज कुछ भी नहीं. ना हम हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ना रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ना ऑयल एंड गैस के कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ना एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ना कोयला, कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं दे सकते. तो अगर ये एक करप्शन का बाजार बन गया कि आपको कोई चीज चाहिए तो इलेक्ट्रल बोर्ड खरीदो और सरकार को दे दो, और सरकार उसे बजाकर फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे. मैं देख रहा था एक कंपनी ऐसी है जिसकी प्रॉफिट सिर्फ 21 करोड़ है, क्योंकि डेटा बहुत लंबा है, उसको स्टडी करने में शायद कई दिन लग जाए. 21 करोड़ उसकी प्रॉफिट है, वो 310 करोड़ बीजेपी को चंदा देता है. एक मिस्टर है, मिस्टर मार्टिन जी, वो 1300 करोड़ रुपया चंदा देते हैं, जिसको ईडी ने अभी वो लॉटरी वाले भाई साहब फ्यूचर जी हाँ मार्टिन. और उसका बेटा जोस मार्टिन, वो लड़का उनके पार्टी के अंदर है जी. वो बीजेपी के अंदर. अभी ईडी ने 400 करोड़ का कुछ उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है जी. तो ये सदी का सबसे बड़ा घोटाला है. आप इसे जांच करेंगे तो तह तक जाएंगे. ये कौन कौन वो कोई पाकिस्तानी कंपनी भी है शायद, कुछ ऐसा बोल रहे हैं सर, कि कोई पाकिस्तानी पावर कंपनी है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आज ये एफिडेविट देते हैं, उसमें कोई भी ट्रायल नहीं होता, कोई मैच नहीं हो पा रहा है कौन किसको जा रहा है, कौन पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि वो नंबर डेटा छिपाने का काम कर रहे हैं. तो क्लियर नहीं बताना चाह रहे हैं किस पार्टी ने कितना पैसा बजाया. इसी प्रकार आप, मैं कहता हूं ये सदी का सबसे बड़ा घोटाला है. इसी तरह अगर पीएम केयर फंड की जांच हो जाए तो आपको पता चलेगा, ये इतिहास हो जाएगा अपने हाथ में, किन पार्टियों ने कैसे रचा. यहां तक चाइना से, पाकिस्तान से, पता नहीं हमारे कौन कौन से दुश्मनों से भी इन्होंने चंदा ले लिया है. इन्होंने देश बेचने का काम कर दिया है. ये कोई नेशनलिज्म, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, धर्म. धारा 370, हिंदू मुस्लिम, सीए, एनआरसी, इसके अलावा कोई बात नहीं सुन रहा हूं. चंद हाईवे बने हैं, चंद एयरपोर्ट बने हैं, मगर उसके अंदर अगर ये जांच हो गई तो ये सब स्कीम के अंदर आएंगे. पर ये बात कान खोल के सुन ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अमर नहीं है, ये सरकार को जाना तय है. आज जाए कल जाए, पर जब कल ये जांच आएगी, उस जांच की आग से कोई भी बड़ा, मैं आज वादा करता हूं, कोई भी बड़ा, चाहे जितने बड़ा कोई ना हो, उनको जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा. ये कांग्रेस पार्टी का वचन है. ये हमारे सरकारी सरकार आएगी तो इस बात की गारंटी देती है, उन्हें जेल के सलाखों से कोई बीजेपी का नेता उन्हें बचा नहीं पाएगा. जिस प्रकार से देश के खजानों को लूटने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा. नासिर साहब, अभी जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं, जो भी बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं, हम तो बड़े छोटे से चैनल है सर, हम तो उस कैटेगरी में आते नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े चैनल जितने भी है, कॉर्पोरेट मीडिया के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े नाम है वहाँ पे, द बिगेस्ट जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट दे कॉल देमसेल्व्स. वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो सीटें आएंगी वो 3 फिगर में भी नहीं जाएंगी, 100 सीट्स भी नहीं आएंगी उनकी कांग्रेस की. और साथ में ये भी कहा जा रहा है अगर 60 या 70 सीट लेकर के आ जाए कांग्रेस तो बड़ी गनीमत है. ऐसी बात करी जा रही है सर आपके बारे में. नासिर साहब बताएं. नहीं, इसके एक पहलू मैं जोड़ता हूँ, थोड़ी सी पहलू है.
जी बोलिए आपने जिस बड़ी बड़े चैनलों की बात की, वर्ल्ड लार्जेस्ट चैनलों की बात की, जी। वो सब करप्टेड लोग हैं, जो ये जो चंदा देने वाले लोग हैं। आज देखिए ना, नेशनल चैनल के हर न्यूज से ये मुद्दा गायब हो चुका है। आज ये स्कैम के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, ज्यादातर चैनलों में साइलेंस है। क्यों? इसके जब ये पर्दा उठेगा तो हर लोग बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए इस मुद्दे को छिपाए। रही हमारी सीट कमी की और ये ज्यादा की, ये तो आवाम बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कौन पार्टी को कितना सीट मिलने वाला है। 2004 में यही शाइनिंग इंडिया था, यही मरी हुई कांग्रेस थी, यही मरी हुई कांग्रेस जिंदा होती है और 10 साल सत्ता में रहती है। और इंडिया शाइनिंग के नारे को दुनिया ने कैसे उखाड़ के फेंका, कैसे हिंदुस्तान के आवाम ने उखाड़ के फेंका। जो तसव्वुर ख्याल ख्यालात में नहीं था, वो हिंदुस्तान की आवाम ने दिखा दिया कि हम क्या फैसला लेंगे। कांग्रेस मरी हुई कांग्रेस 2004 में आती है, 2014 तक सत्ता में रहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, ये घमंड की आईना ना दिखाए। ये रात के बाद एक सवेरा है, वो सवेरा उगने वाला है, उस सूरज का नाम कोई है तो कांग्रेस पार्टी। नासिर साहब, अमित शाह जी ने कहा, उन्होंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कल ही कहा कि मैं विदेशी पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक क्या उनके देश में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या उनके देश में है, आर्टिकल 370 जैसे कानून क्या उनके देश में कभी था। वो अमित शाह आगे जाके कह रहा है कि कांग्रेस वांट्स टू प्रोटेक्ट दीज काइंड्स ऑफ लॉज, कांग्रेस इस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उन्होंने कहा CAA इज कम, इट्स अ लॉ एंड नोबडी कैन चेंज इट, एंड सरकार वापस नहीं ले सकते, इसको नहीं लेंगे। और ये यूनियन लॉ है, यूनियन लॉ है। स्टेट्स जो नॉन बीजेपी स्टेट्स जो अगर कह रहे हैं कि इसको नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो रॉन्ग है, इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, इट्स अ नेशनल लॉ। तो आप इसको कैसे करेंगे? अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है, नासिर हुसैन साहब, वो झूठ भी इतने नजाकत से बोल रहे थे, हम यकीन ना करते तो क्या करते। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं CA NRC की, तो मैं पूछता हूँ आर्टिकल 14 हमें क्या कहता है? संविधान पढ़िए, उसमें बोलता है धर्म, जात, अमीर, गरीब, नस्ल, आब, गोरा, काला किसी को नहीं दे, बराबर का हक देखना। तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है? CA NRC के खिलाफ कांग्रेस नहीं है। सर वो NRC की बात ही नहीं कर रहे, वो CA की बात कर रहे हैं। CA की बात कर रहा हूँ मैं। CA में आप बताइए, वो CA किसको देना चाहते हैं? जो वहां के बांग्लादेश के हो, बर्मा से हो, चाहे दूसरे जो माइनॉरिटी वहां सताए जाएंगे, उनको हम यहाँ पे ये देंगे। तो 2014 के पहले जो यहाँ आ चुके हैं, ये एक सिर्फ रास्ता दिखाया जा रहा है। मैं उनके नागरिकता देने पे कोई कांग्रेस की पार्टी उससे नाराज ही नहीं है। सिर्फ धर्म, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे आप छेड़छाड़ करते हैं, आर्टिकल 14 पे छेड़छाड़ करते हैं, तब हम आवाज उठाते हैं। जब संविधान सभा में सब कुछ पास हुआ, सबके मर्जी से पास हुआ, बाबा साहब अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तमाम लोग वहां थे, किसी ने उसको ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वहां कोई वोटिंग नहीं हुआ, सबकी राय मशवरे से वो वोट फैसला होता है। जब संविधान सभा के फैसले को आप उगलेंगे, आप बोलेंगे हम उसे पलट देंगे, आर्टिकल 14 को मानेंगे नहीं, आप धर्म के हिसाब से आप नागरिकता देंगे, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। आप जुल्म सताए हुए कोई भी मुखालफत किस बात की है? एक सेकंड, मुखालफत इस बात की है, एक सेकंड सर, सवाल सुन लें। मुखालफत इस बात की है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है संविधान लागू होने के बाद, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई नागरिकता या कुछ और दिया जा रहा है और वो पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है। दैट इज द ऑब्जेक्शन, इज दैट इट सर? यस, बिल्कुल ऑब्जेक्शन इसी बात की ऑब्जेक्शन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें नहीं हो रहा। इसकी व्याख्या जो होती है ना, उसकी व्याख्या ये गलत कर रहे हैं। संविधान की जो व्याख्या करनी चाहिए वो गलत तरीके से समझाने की कोशिश, जबकि संविधान क्लियर कह रहा है कि आप धर्म नहीं देखना है, आपको जात नहीं देखना, आपको रंग नहीं देखना है, आपको अमीर नहीं देखना है, आपको गरीब नहीं देखना है। यानी अदालत के दरवाजे पे जाए या सरकारी दफ्तर पे जाए, चाहे वो जितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, वो नीचे वाला गरीब क्यों, हक उनको एक ही तरीके से देना है। पर यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ सुन लीजिए सर, आप सुनेंगे नहीं तो मेरी बात नहीं, बोलिए सर प्लीज बोलिए। तो वो आप सिर्फ आप एक मुस्लिम है इसलिए हम उसको नेशनलिटी नहीं देना, चाहे वो जितना भी सताया हुआ, उस पर जितनी भी जुल्म हो। आप कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान इस देश में सबसे सताया जा रहा है, अहमदिया मुसलमान सबसे ज्यादा, तो वो पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुसलमानों पे भी जुल्म हो रहा है। सर उनको मुसलमानों पे जुल्म, उसको तो मुसलमान मानते नहीं।
चलिए वो नहीं मानते हैं, मगर बीजेपी तो मानते हैं। मुसलमान हम तो मानते बीजेपी हैं। तो जी। हम कुछ भी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या मानती है? वो जी। कहती है पसंदा मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, अहमदिया मुसलमानों के साथ जुल्म। तो हम कह रहे हैं जो भी माइनॉरिटी के साथ जुल्म हुआ, आप धर्म मत देखो, संविधान को देखो। जो हम आर्टिकल 14 हमने इंग्लैंड से एक्वायर किया, कुछ अमेरिका से एक्वायर किया, तो हम उसमें पढ़िए क्या लिखा है, संविधान सभा में क्या पास हुआ है। आप हर चीज को धर्म से जोड़ देंगे तो फिर इस संविधान का मतलब ही नहीं हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है आप बताइए? इस तरह से होगा वन नेशन वन इलेक्शन की एक धर्म के लोग इधर, एक धर्म के उधर, एक धर्म के इधर। आप बराबरी का हक दीजिए, कोई किसी धर्म का हो, उसे अगर नागरिकता की जरूरत है तो आप दीजिए। पहले भी क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में नागरिकता नहीं मिलती थी? नागरिकता मिलती थी। अप्लाई करिए, उनको नीड है, जरूरत है, उनकी जांच करिए, उनके देखिए वो सिर्फ वो हिंदू धर्म से है, वो सिख धर्म से है, या वो दूसरे धर्म से आया इसलिए हम उसको दे देंगे। तो फिर क्रिश्चियन को भी जोड़ लेते, उसमें क्रिश्चियन तो है ना सर, है क्रिश्चियन, सॉरी, और दूसरे अहमदिया को जोड़ लेते, क्यों नहीं जोड़ा? हजारा, अहमदिया, शिया सब जोड़ लेते हैं उसमें। क्यों नहीं जोड़ा? वो कहते हैं क्योंकि वो सब मुसलमान फिरके हैं इसलिए। बात हिंदू मुसलमान, क्या कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे आर्टिकल 14 हिंदू मुसलमान कर रहा है क्या? सर यहाँ पर दूसरी चीज ये है, अब अगर आपने बोल लिया हो तो अमित शाह साहब की मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मैं चाहूंगा आप उसका जरा विश्लेषण करें और अपना टाइम लें, कोई टेंशन नहीं, वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम। अमित शाह साहब ये कहते हैं बल्कि कांग्रेस को तो हमारा अभिनंदन करना चाहिए, मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए कि जो चीज नेहरू जी ने जिसकी मांग की थी वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। पंडित नेहरू ने ये प्रॉमिस लिया था मोहम्मद अली जिन्ना की सरकार से कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की, उनके हक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और अगर नहीं रहेंगे दे विल बी इनवाइटेड टू इंडिया, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। अब आप मुझे बताइए सर, वो कहते हैं कि आपको तो मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए, बोलिए सर नासिर साहब। पंडित नेहरू जी ने भी ये वर्ड को कहा है, महात्मा गांधी ने भी कहा है, यही बात मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था जी। जो भी यहाँ से ये है वहां है उनके लिए सुरक्षित। वो सब उस वक्त की हालात के हिसाब से, आज की हालात के हिसाब से बात करिए। आप पंडित नेहरू, अगर हर बात पंडित नेहरू की सही है तो धारा 370 भी पंडित नेहरू की सही है, वो भी मान लीजिए आप। तो आपको आपकी जो हिसाब से अच्छा लगे उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो आपको अच्छा ना लगे उसे रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं चलता है। मैं कह रहा हूं कोई पंडित नेहरू की बात नहीं है, कोई नासिर हुसैन की बात नहीं है, कोई नेता की बात नहीं। बात होगी तो संविधान के हिसाब के आईने में होगी। संविधान ने जो लिखा है उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। आप ये हो, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, संविधान सभा आज नहीं लगा सकते, संविधान सभा वो मौजूद नहीं है तो आप उसे बदल, जब संविधान सभा में पास हुआ इस चीज को आप कैसे बदल सकते हैं? आपके हक नहीं है, आप धर्म के नाम से नहीं खेलिए। आप बेरोजगारों की आवाज क्यों नहीं इतनी ताकत से उठाते हैं? आप रिफॉर्म की बात कर रहे थे तो किसानों की रिफॉर्म बिल क्यों वापस लिए? यही मोदी सरकार की गारंटी थी, हम उनको जन्नत दे देंगे, हम उनको वो दे देंगे, हम उनको अमीर बना देंगे, उनकी आय बना देंगे दुगनी, पता नहीं कैसी कैसे क्या हुआ रिफॉर्म बिलों का। वो आपको एक और सवाल है, वही 2000 अगर आप सुनने को तैयार हैं तो, अगर आप सवाल सुनने को तैयार हैं सर, आज एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ दिल्ली में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, अकबर रोड की तरफ लोग जा रहे थे, 24 अकबर रोड की तरफ, आपका ऑफिस है वहां पर। उसके पहले यही लोग अरविंद केजरीवाल के घर के सामने गए। ये सब पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं बट दे आर ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स। अब क्या दिल्ली शहर में पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के नागरिकों को क्या परमिशन दे दी गई है कि आप यहां पर आकर के आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं? आई एम आस्किंग यू सर। इस सवाल में कई सवाल निकलता है। तो बोलिए ना, जो आए हैं, जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, हमें नहीं मालूम वो किस धर्म के हैं, पता नहीं उसमें कौन लोग हैं, कौन IS के लोग हैं, कौन सेमी के लोग हैं, कौन दूसरे, कौन धर्म बदल के आया है, कौन भागकर आया है, किसका इरादा क्या है, वो हमें कुछ पता नहीं। क्या ये सरकार उन्हें खुला प्रोटेस्ट करके दिल्ली को क्या खतरे में नहीं डालने का काम कर रही है? क्या दिल्ली इसलिए पाकिस्तान के, मैं कह रहा हूं आवाम के, मैं किसी भी धर्म के आवाम के खिलाफ नहीं, वो आवाम हिंदुस्तान में आए, उनकी जांच करिए, अगर उनको लगता है नागरिकता की जरूरत है तो नागरिकता दीजिए, जो पहले का प्रोसेस है उसके देने का कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं
पर जो ये रास्ता खोल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। But how are they allowed to protest? That's what I want to know. मैं How वही are they कह रहा allowed हूं, to वो protest over here in Delhi? देश के सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। जहां जी। सुप्रीम कोर्ट है, वहां पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति आवास है, तमाम देश के नेता हैं, चीफ जस्टिस है। इस तरह से अगर प्रोटेस्ट आए तो उस प्रोटेस्ट के बीच में कौन कौन पाकिस्तान के लोग घुस आएंगे? जरूरी नहीं है कि जी। जितने वहां हिंदू के धर्म के लोग हों, सिख मानने वाले लोग हों, चाहे दूसरे धर्म, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, उनका इरादा बिल्कुल पाक होगा। उनका इरादा क्या पाकिस्तानी भक्त नहीं हो सकते? क्या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कुछ लोग, चाहे वो हिंदू के लोग ही क्यों ना हो, चाहे क्या वो पूरे देश के खिलाफ कभी कभी काम नहीं करते? क्या वो अपने पाकिस्तानियों के फेवर में आके हमारे देश के लिए खतरा नहीं बन सकते? तो ऐसे लोगों को रोकिए। इस तरह से अगर आप धर्म के नाम पे अगर आप लड़ाने लगेंगे, दूसरे धर्म के दूसरे लोगों के धर्म के लोगों को अपने ही देश में प्रोटेस्टर बना के खड़ा कर देंगे, तो हिंदुस्तान का ये मजाक है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है। क्या ये गेम चेंजर होगा? क्या नहीं राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से ये कहा कि भर्ती भरोसा 30 लाख नौकरी मोदी सरकार ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, फिलअप नहीं किया, वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस करेंगे। पहली नौकरी पक्की, जो 1 लाख स्टूडेंट जो बाहर निकलेगा ग्रेजुएशन के, उनको अप्रेंटाइज करके 1 लाख रुपया हर साल दे देंगे। पेपर लीक से मुक्ति, जो सैनिटरी वर्कर्स है, सामाजिक सुरक्षा, उनको सुरक्षा, युवा रोशनी, 5,000 करोड़ स्टार्टअप फंड्स के लिए, युवा जो इनोवेशन करेंगे उसके लिए राहुल गांधी जी ने यह पाक कर दिया है। ये एक जबरदस्त बोलते हैं कि क्या ये गेम चेंजर होगा? पहली नौकरी पक्की। देखिए, पक्की नौकरी की गारंटी जब कांग्रेस बोल रही होगी तो पक्की ही होगी। यही बिहार सरकार के अंदर, क्योंकि एग्जाम्पल देके बात करना ज्यादा जरूरी है कि हम अगर वादा करते हैं तो वादा निभाते हैं। बिहार सरकार में हमारी सरकार बनती है, बिहार के अंदर तेजस्वी जी ने, हमारी कांग्रेस की सरकार वहां आती है, तेजस्वी जी और जनता दल यू भी 10 लाख नौकरी का वादा करते हैं, तकरीबन 90% हमने जॉब दे दिया, क्योंकि गारंटी हमने कहा था। हिमाचल में हम जब भी आते हैं तो लोगों को कहते हैं कि हम ये आपको गारंटी दे रहे हैं, सिलेंडर 500 में होगा, तो वो गारंटी हमारे पूरा करके देते हैं। महिलाओं को हम पेंशन देंगे तो पूरा करके देते हैं। तेलंगाना में आते हैं, हम बोलते हैं महिलाओं को ये देंगे तो हम पूरा कर। तो हमारे गारंटी का वादा है कि आप हमारे स्टेट को देखें, जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है, तो हमने 30 लाख रोजगार का अगर वादा किया है तो हम देंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस झूठ बोल के निकल जाए वो हमें नहीं आता, हमें जुमला बोलने नहीं आता है, हम जुमलों की बात नहीं करते। हम नहीं कहते हैं कि साल में हम 2 करोड़ देंगे, हम जुमले पे नहीं रहते। हम नहीं कहते हैं कि हम 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। हम नहीं कहते हैं कि हम आप किसानों की दुआगनी 2 दिन में 2 गुना कर देंगे। हम नहीं कहते, ये सब भारतीय जनता पार्टी की जुमला। पर कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे अपने वादों को मुकम्मल करती है, क्योंकि वो जज्बात में जोश में नहीं बोलती, पूरी डेटा का रिसर्च करती है। सिर्फ आप देख लीजिए ना, आज कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बनने जा रहे हैं, दुनिया की तीसरी सबसे हम बिल्कुल बननी चाहिए, मगर आप देखिए दुनिया की किस कंट्री के प्रति व्यक्ति आय कितना है हमारे हिंदुस्तान, सिर्फ 2500 से 2800 डॉलर के बीच में। अमेरिका का आय देखिए कितना है, दूसरे विकसित देशों का आय देखिए, $2500 कितना आप होता है, 3-3.5 लाख रुपया सालाना के अंदर आप बोलते हैं इनकम बढ़ा देंगे, ये देश अमीर हो जाएगा। कैसे? जब प्रति व्यक्ति आय ही आपके पास कम है, सिर्फ 2500 यानी 18,000 से 19,000 रुपया लोग कमाने वाले हैं, वो किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे? मैं कह रहा, जबकि इनके हिसाब से मुझे तो लगता है कोई 18,000 भी नहीं कमा रहा होगा इस देश में, इतनी गरीबी है। तभी तो 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 केजी अनाज के लिए लाइन में। तो किताबों में, पेपरों में सब अच्छा दिखता है, मगर जमीन पे आप आइए तो आपको सब दिख जाएगा। हर चीज तो बन रही है, पर कर्ज के दलदल में ये देश डूबता जा रहा है। कहीं रोड पे बन रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, पर उसके पीछे का आप देखिए कितना कर्ज है, कितना लोगों पे कर्ज बढ़ गया, कितना टैक्स बढ़ गया, कितना इनकम घट गया। पर लोगों की टैक्सेस देखिए हाई है। आज जीएसटी के नाम से देखिए एमएससीबी की बिजनेस लगभग खत्म है, गरीबी अपने चरम पे है। सरकार 47 साल में इतनी गरीबी नहीं थी जितनी है। एक रिपोर्ट आया था कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये कहते हैं कि हमने ऊपर लाए, कौन सा डाटा इन पे यकीन करें? कांग्रेस की गारंटी जो गारंटी करती है उसे पूरा करेगी। मगर ये जो रोजगार, कल राहुल गांधी जी ने और 5 गारंटी बोले,
वो मैं चाहता हूं कि आप रिएक्ट करें। महालक्ष्मी स्कीम में 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को देंगे, यानी महीने के करीबन 8,500 रुपया हर महीने। बिकॉज आज तक हमने, केजरीवाल जी 1,000 रुपया, कर्नाटका में शायद 2,000 रुपया, गहलोत साहब ने शायद 1,500 रुपया, तो 1,500 1,000 तक हम देखे थे, 2,000। मगर अभी राहुल गांधी जी 8,500 के ऊपर देने वाले हर महीना गरीब महिलाओं के लिए। तो ये कभी कभी सोचते हैं कि ये क्या संभव हो पाएगा, ये क्या संभव हो पाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कितना बीजेपी को चंदा मिला है सरकार, जरा बताइए। बजाज भाई और प्रदीप भाई, आप बताइए कितना पैसा आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से उनको दिया है। यानी करप्शन है। अगर उस पैसे को मल्टीप्लाई करे एक आदमी पे तो 7 से 8 ही हजार बनने वाला है। तो हम जो वादा करते हैं सर उसे निभा के दिखाएंगे। ये स्कीम जो है पीएम केयर फंड का, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, ये सारा पैसा इनके हलक से निकाल के इन गरीबों तक पहुंच जाएगी। आप उसका चिंता नहीं करिए। कांग्रेस की सरकार जब आएगी अपने वादों को मुकम्मल करेगी, क्योंकि कांग्रेस गारंटी है। हमने 1000 कंपनियां इस देश में बनाई है, तो हजारों कंपनियां से रोजगार पैदा हुई है, और उस रोजगार से कितने लोगों को आय बढ़ी है उसको देख। आज सारी सरकारी कंपनियों को जब बेचा जा रहा है तो रोजगार खत्म हो रही है, वो प्राइवेट कंपनियों के पे जा रही है। वो प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के इन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जेब को गरम कर रही है। उस पैसे को रोक के इस गरीबों तक वो पैसा पहुंचाने का काम करेंगी, उस रोजगार को पैदा करने का काम करेगी। ये कांग्रेस की गारंटी है। आप उसको देखें, जब ये स्कैम रुकता है तो ऑटोमेटिक ये पैसा, देश का पैसा, देश के जनता के पास वापस चला जाए। लेकिन आधी आबादी, दूसरा स्कीम था नाजिर हुसैन साहब, आधी आबादी पूरा हक में 50% जो सेंट्रल जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 50% महिलाओं को देंगे। 50% जॉब्स महिला को। राहुल गांधी जी ने अपने गारंटी के समेत कहा कि राहुल गांधी गारंटी 50% वुमन को मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे। तो ये भी पॉसिबल हो, बिकॉज बीजेपी का आलोचना आप पे कर रहे कि आप पहले टिकट बंटवारे में 50% महिलाओं को दे दो, ये बीजेपी का आरोप है। तो क्यों उन्हें इतनी तकलीफ है? अगर 50% महिलाओं को जॉब मिल देगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है? क्या भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि आधी महिलाओं को हम हक देने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे एतवार आपको झूठे लग रहे हैं तो आप पूरा कर दो। हम कह रहे हैं हम करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो आधी महिलाओं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, तभी तो महिलाओं का विरोध कर रही है। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम करेंगे। तो आपको एतबार नहीं है तो ये आपकी मर्जी, पर आप महिला विरोधी हैं। आपको महिलाओं का वोट चाहिए, पर महिलाओं को आप मुख्य धारा में नहीं जोड़ना चाहते हैं। महिलाओं को आप घर के अंदर बंद कर देना चाहते हैं। महिलाओं को आप, आरएसएस कहती है कि बच्चा पैदा करने की मशीन है, वो इसी तरह वो बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, क्योंकि मेरी जुमला नहीं आरएसएस की जुमला है। तो मैं जो कहता हूं कि आधी आबादी को हक मिलना चाहिए, तो इन्हें तकलीफ है, इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। तो नासिर साहब, देयर आर 691 मिलियन, यानी 69 करोड़ women in India. 69 करोड़ में से the adult population on an estimate would be around 30 to 35 crores. अगर 30 करोड़ भी लगा लिया जाए, 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 30 लाख करोड़ रुपए आप महिलाओं को देंगे जब आपकी सरकार आएगी। 30 lakh crores in cash. Yes. Is that what you're saying, sir? 30 लाख करोड़ या 40 लाख करोड़ है, ये देश का पैसा है। देश के पैसे जो लूट रहे हैं वो पैसा उन महिलाओं के पास पैसा है क्या? ये पैसा आएगा। आज ये नहीं है पैसा। जो 21 करोड़ रुपए कमाने वाला 350 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रहा है महीने का, वो कहां से ला रहा है? कौन सा पैसा मशीन से बन रहा है? ये पूछना पड़ेगा। ये मार्टिन जो 4 करोड़ रुपए का, 400 करोड़ का ईडी जब्त करती है, वो 1300 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रहा है। 80 करोड़ भूल गया, 1382 करोड़। सर 82 करोड़ बहुत होते हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं है। 1382 करोड़। वही कह रहे, इतना पैसा इन लोगों के पास चंदे में जब जा सकता है, ये कहां से आ रहा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टेंडर पाने के लिए ये लोग चंदा दे रहे हैं, ईडी सीबीआई से बचने के लिए चंदा दे रहे हैं। यानी सरकारी कंपनियों का जो लूट मचा, जो सरकारी कंपनियां प्राइवेट की तरफ चली गए, वो टेंडर मिल जाए इसलिए उनको चंदा मिल रहा है। कांग्रेस को तो वो पावर नहीं है ना कि भाई एयरपोर्ट का दे देंगे, शिपिंग दे देंगे, रेलवे दे देंगे। ये सारा चीज
देश का पैसा जब देश सर, कमाएगा अभी तो देश 17 का पैसा मार्च देश को को जाएगा। सर- आज देखिए पूरी पैसा चंद पे लोगों के पास है, अडानी साहब के पास हो, अंबानी के साथ हो, दूसरे बिजनेसमैन, सिर्फ 1% के पास पूरा पैसा देश का, 99% लोगों के पास नहीं। सर, वो तो शुरू से ही ये पूछना पड़े, उसके ऊपर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है सर। मैं आपसे से पूछना नहीं चाह रहा था। हूं मैं कि एक रविवार को राहुल गांधी जी की एक सभा होने वाली है शिवाजी पार्क में। कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया अलायंस की सभा होगी और इतनी बड़ी रैली शायद ही मुंबई ने देखी होगी। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, जरा बताएं प्लीज। नहीं, आपने अभी कहा लंबी बहस होगी, मैं इस पे आता हूँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। एक चैनल पे अभी मैं कल ही था, तो एक मुझसे इलेक्शन कमीशन थे मिस्टर अमीन साहब, वो मुझसे बोलते सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आता है कि मुसलमान दलितों से भी बदतर है। मैं कहता ये कौन सी नई बात कर रहे हैं, तो मैं कहा ये रिफॉर्म अगर कोई लेके आ रहा था तो सच्चर कमेटी कांग्रेस ही लेकर आती है, मनमोहन सिंह की सरकार ही लेके आती है। वो मुसलमानों की हालात देखना चाहती थी कहाँ, तो रिफॉर्म कोई एक दिन में नहीं आ जाता। इसमें अगर बहस होगी तो बहुत आगे तक जाएगी। सुनिए ना, डॉक्टर मनमोहन सर, आपने बात छेड़ी है, बाद में बोला, मेरी भी बात सुनिए। सच्चर कमेटी के बाद डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा कमेटी अपॉइंट की गई टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ द सच्चर कमेटी। दैट रिपोर्ट वाज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस in the year 2010. Your government was there till 2014. What did you do? Why did Dr. Manmohan Singh not implement that report? बोलिए सर। बजाज साहब, मैं बार बार कहता हूँ रिफॉर्म एक घंटे में नहीं आ सकता और 1 साल और 2 साल में नहीं आता है। रिफॉर्म आने के लिए वक्त चाहिए। सर, रिपोर्ट आपके सामने थी, यू हैव लेड इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, इट वाज नॉट इवन हेल्ड अप फॉर डिस्कशन। आप लोग इतने डर गए कि हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मतलब क्या सर, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ये होता तो हम लोग संसद के अंदर वो बिल नहीं लेके आते, वो लोगों की वो कमेटी नहीं, सच्चर कमेटी बैठाते, ना लोगों को मालूम पड़ता कि क्या हमारी ही सरकार थी कि वो सच्चर कमेटी लेके आती है, लोगों के सामने लाती है। सर, सच्चर कमेटी के बाद आई है रंगनाथ मिश्रा का माइनॉरिटी बनती है रंगनाथ मिश्रा की। किसने बनाया? सारी और कांग्रेस ने बनाया। उसमें क्लियर कट है कि कहां पर कितने मुसलमानों को कितनी रिजर्वेशन देनी चाहिए। आज तक को ठंडे बस्ते में पड़ी है। नहीं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में 2.5% ही मुस्लिम जॉब है, यही कहता है ना। और क्या कहता है आज बताइए उस सच्चर कमिटी के ऊपर जब So why didn't you implement it? Sir, I still can't figure this out. Why didn't you implement the Sachar committee report? Sir, your government was in power. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. But taking the time for the reform, not a reform come in the one day. Is that taking the time? Sir, why not understand? सर, मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट की गई, आपने रंगनाथ मिश्रा कमीशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मंडल कमीशन 74, 77 में आया, कितना टाइम लगा? क्योंकि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। वीपी सिंह हैड द करेज टू इम्प्लीमेंट। सीधी बात है। 92 में होता है बजाज भाई। अच्छा, आपने मंडल कमीशन की बात की, जिनको आज भारत रत्न देने जा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर साहब को, उसकी सरकार किसने गिराई? चलिए आप बताइए। बीजेपी ने। मंडल कमीशन बीजेपी ने। सरकार गिराई। सो व्हाट? उसको भारत जिस डॉक्टर, सर दैट इज पॉलिटिक्स। जिस डॉक्टर अंबेडकर का हवाला आप देते हैं उसको किसने हरवाया? कांग्रेस ने। सो व्हाट? सर दैट इज पॉलिटिक्स। कांग्रेस कैसे आ रही? कांग्रेस कैसे आ रही? आप अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? चलिए सर, वो पॉलिटिक्स है सर, दैट इज पॉलिटिक्स। सुनिए ना, कपूरी ठाकुर के सरकार को गिराने का काम किया तो किसने किया? प्रसाद साहब के, रविशंकर प्रसाद साहब के फादर, जो बोलते हैं कि हम परिवारवाद को नहीं मानते, परिवारवाद के नेता सर। वो तो अजीब आर्ग्यूमेंट है सर, वो उस आर्ग्यूमेंट में कोई दम ही नहीं है। परिवारवाद की कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, सीधी सादी बात है। का नाम अरे सर, वो बोलने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर आप ये बताइए सर, संडे को रैली कैसी होने वाली है ये तो बताओ। आप पॉलिटिकल बात पे आ रहे हैं, मैं आपकी थोड़ी सी मैं और टाइम लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं किया अपनी बात। तो कर्पूरी ठाकुर के सरकार नहीं, देश को सर, मुंबई के लोगों को याद भी नहीं है कर्पूरी ठाकुर कौन है। मगर भारत रत्न मिल रहा है सर, बहुत बड़ी चीज है, और देश के लोगों को और मुंबई के लोगों को ना जाने। और तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इज अपोज टू बाबा साहेब अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, मंडल एंड कर्पूरी ठाकुर। दैट्स राइट। कर्पूरी ठाकुर चारों के आप खिलाफ हो। आप खिलाफ हो, बिल्कुल। यही आप सुनिए, कर्पूरी ठाकुर साहब और कांग्रेस की विचार का कोई मेल मिलाव नहीं था।
जी। उसमें एक एजुकेशन में नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, सच्चर कमेटी आया तो उसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। तो उनके एक एजुकेशन मिनिस्टर थे गुलाम सरवर साहब, आपने नाम सुना होगा। तो गुलाम सरवर साहब ने सबसे ज्यादा अगर काम किया माइनॉरिटी के लिए, तो गुलाम सरवर साहब ने काम किया। आप देखिए जितने भी उर्दू स्कूल खुले, उर्दू हाई स्कूल खुले, उर्दू गर्ल्स स्कूल खुले, तो माइनॉरिटी के लोगों को वहां जॉब मिलता है, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ने। तो बीजेपी को यह हजम नहीं हुआ कि माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ लिख कैसे ले, दलितों के बच्चे पढ़ कैसे ले। तो कर्पूरी ठाकुर साहब के सरकार को गिरा दिया, क्योंकि मंडल कमीशन वो पास करने वाले थे। इधर माइनॉरिटी के लिए काम हो रहा है, तो दलितों, गरीबों, माइनॉरिटी के लिए जब भी काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होगी। तो उनके सरकार को गिरा दिया परिवारवादी नेता प्रसाद ठाकुर साहब ने, बीजेपी के लोगों ने। तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए मैं वहां कहना चाह रहा, आप रहा मुंबई की रैली की, तो मुंबई की रैली अपने आप में एक इतिहास होगी, क्योंकि मुंबई के लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि चंद पार्टियां टूट टूट के सरकार बना रहे हैं। कोई किसी के पार्टी को हजम कर रहा है, कोई किसी के पार्टी को हजम, कोई विचारधारा नहीं, कोई जो कहते थे हसन मसरूफ जेल में जाएगा, कोई कहता था अजीत पवार जेल में जाएगा, एक नाथ शिंदे साहब करप्टेड है, फलाने साहब करप्टेड है, वो जेल है, सब खत्म, सारे करप्टेड एक जगह आ गए। तो ऐसे सरकार के विरोध में महाराष्ट्र की मुंबई लोकल मुंबईकर शिवाजी मैदान में सभी पहुंचेंगे और सभी देखेंगे किस तरह की ये रैली है। और राहुल जी को सुनने के लिए पूरा महाराष्ट्र उस दिन आप जन सैलाब बन के वहां पे आएगी, और हम लोग भी रहेंगे वहां पे देखने के लिए कि वास्तविकता में। बिल्कुल, यू आर वेल इनवाइटेड देयर सर। अगर आप ना भी इनवाइट करें फिर भी आ जाएंगे सर हम लोग तो। हम तो बिना इनविटेशन के आते हैं हर जगह पे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच सर फॉर। लेकिन लंबी बात करेंगे आरक्षण पे और डॉक्टर अंबेडकर पे। थैंक यू सो मच। बाबा साहब अंबेडकर पे आप बात करिए, तो मैं बाबा साहब अंबेडकर पे तो इतनी बातें करूं कि आपकी पूरी शो ना खत्म हो जाए, तो आप 3 घंटे की भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को समझने के लिए, सर समझने की बात ही नहीं है, मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। आपने हरवाया 1952 इलेक्शन में, आपने हरवाया। चलिए we agree to disagree. We have run out of time. Thank you very much. We have to go to our next guest, sir. Thank you. आपने हरवाया नहीं है, आपने उनपे जुल्म करने वालों की मैं पर्दा हटा दूंगा, कितनी जुल्म उनके ऊपर किया, किसने उनको मारा, किसने उन्हें रुलाया, किसने उन्हें महात्मा गांधी जी ने इंसिस्ट किया पंडित नेहरू से कि अंबेडकर साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेना पड़ेगा। नहीं, talk about that when we come back. उनको कैसे लेकर आए? हमने अपनी सीट खाली की। जी, ईस्ट बंगाल से एक मेंबर था, he withdrew and डॉक्टर अंबेडकर के में। हमने हराया नहीं, हमने उन्हें कानून में। फिर लंबी बहस हो जाएगी। आप बाबा साहब अंबेडकर पे शो रखिए, मैं साबित कर दूंगा से बड़ा उनके Sir, that would be absolutely lovely. मैं कहता हूं कि 370 पे रखिए, और बाबा साहब अंबेडकर, नासिर हुसैन का वादा है आपके 2 घंटा शो आपकी कम पड़ जाएगी। सर 2 घंटा क्या, 1 घंटा करेंगे सर, 3 घंटे करेंगे, 2 घंटा रखिए सर, करिए, 3 घंटे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट सर, गॉड ब्लेस यू, जय सिया राम, हर हर महादेव, नमस्कार। राइट, so the Congress gets really in truly trouble whenever you tell them that, hey listen, you guys defeated Ambedkar. Arun Chori says the same thing, Hande says the same thing, LK Advani says the same thing, but anyway, yesterday says the same thing. They in fact his own grandson says the same thing. प्रकाश अम्बेडकर साहब खुद बोलते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराया। But that's a separate issue. At the moment with us from the